दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के प्रैक्टिस सेट 4 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कथन ए को। किसी धातु पृष्ठ से प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। वहीं कारण आर में बताया गया है कि प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन ए सही है और कारण आर सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को पढ़िए और मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आइए मिलान करते हैं। दिया गया है इंद्रधनुष का बनना। तो इसका सही उत्तर है यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। वहीं आकाश का नीला दिखना यह किसके कारण से? तो यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वहीं साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना यह किसके कारण से है? तो यह जो है आपको प्रकाश का व्यतिकरण के कारण से होता है। और हीरे का चमकना यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। अब अगला प्रश्न है। रेडियोधर्मिता के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अर्ध आयु वह समय है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। अब अगला प्रश्न है। सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात गति का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है। विद्युत फ्यूज तार के लिए कौन सा गुण वांछनीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल रंग का तार सामान्यतः किस लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युन्मय तार के लिए, अर्थात लाइव वायर के लिए। अब अगला प्रश्न है कि ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है? तो यह जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीवेक प्रभाव पर। अब अगला प्रश्न है। यदि किसी तनी हुई डोरी से डोरी में तरंग की चाल v, तनाव t और प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान म्यू हो तो इसमें क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अंडर रूट t बाई म्यू के। अब अगला प्रश्न है। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन ए में आपको बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और कारण आर में बताया गया है कि क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं, जो एटीपी और एनएडीपीएच के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों शब्द हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आइए इसका मिलान करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात मलेरिया जो है यह किसके कारण से होता? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होता है। क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो याद रखेंगे क्षय रोग जो है यह जीवाणु के कारण से
दांत जो है यह कवक के कारण से और गलसुआ रोग जो है यह विषाणु के कारण से होता है। अब अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सही सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ आरएनए अपवादों को छोड़कर। अब अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका कमेंट करेंगे आंसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल गलत है, बाकी विशेष तीनों जो है वो सही है। तो आइए सही उत्तर को पढ़ते हैं कि वृक्क रक्त से यूरिया को छानकर अलग करता है, बिल्कुल सही है। मूत्र वाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। और 4 में दिया गया है कि मूत्राशय मूत्र का अस्थायी भंडारण करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका गलत उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, पादप जगत में संवहनी ऊतक सबसे पहले किस समूह में विकसित हुए? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। अब अगला प्रश्न है, मानव तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉनों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिनेप्स। अब अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग निर्धारण में RH कारक की खोज किस प्रजाति में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बंदर प्रजाति में। अब अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डीएनए खंड का प्रवर्धन करने के लिए। किस लिए? डीएनए खंड का प्रवर्धन करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको कथन कांड दिया गया है कि कथन ए में आपको बताया गया है भारी जल अर्थात D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। कारण आर, भारतीय जल तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है जिससे विखंडन अभिक्रिया सुचारू रूप से चल सके। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ए और आर दोनों शब्द हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को कमेंट करना है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पॉलीथीन। इथिलीन, पीवीसी यह है विनाइल क्लोराइड, वहीं प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है और नायलॉन 6 है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। अब अगला प्रश्न है, ईंधन सेल अर्थात फ्यूल सेल के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात इसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हुर्न के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी कक्षों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए तब तक। अब अगला प्रश्न है, साबुन के अणु में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलरागी सिर और जलविरागी पूंछ। अब अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्याएं क्या निर्देशित करती है? तो याद रखेंगे क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को निर्दिष्ट करती है। अब अगला प्रश्न है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रायोगिक भू तुल्यकालीन उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्पल। कौन सा? एप्पल। अब अगला प्रश्न है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स शब्द किसके लिए संबंधित है? तो याद रखेंगे यह जो है विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी के लिए संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, पौधों में दीप्तिकालिता का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे पौधों में दीप्तिकालिता का संबंध पुष्पन पर दिन और रात की अवधि का प्रभाव के लिए है। अब अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त वीर्य को सामान्यतः किस में संग्रहित किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न भी आपको कथन का दिया गया है। कथन ए में बोला गया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल एक अंश ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है। तो बताइए इनमें सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखेंगे रेड डाटा बुक जो है यह IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए प्रकाशित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। कितने? 2। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ गेम्स 2025 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 48 पदक अर्थात सही ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सभी विद्यालयों में किस कक्षा में AI पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3 में। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया? तो इसका सही उत्तर है चिड़ैया को। किसे? चिड़ैया को। अब अगला प्रश्न है, फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, इस संगठन के चार्टर के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ है और इसका विषय अर्थात थीम क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 80वीं वर्षगांठ है, जिसका विषय है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। अब अगला प्रश्न है, 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मलेशिया में। किस देश में? मलेशिया में। अब अगला प्रश्न है, तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में कितने सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है 90 सदस्य। 90वें। कौन से? 90वें। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX 25 में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है दीपक गुप्ता को। किसे? दीपक गुप्ता को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है कपास क्रांति मिशन की। किस मिशन की? कपास क्रांति मिशन की। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रची है?
तो इसका सही उत्तर है ज्योति सुरेखा वेन्नम। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अब अगला प्रश्न है पंचायती राज का क्या उद्देश्य है? तो याद रखेंगे पंचायती राज का उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। अब अगला प्रश्न है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या शर्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें बताइए कि कौन सी कथन सही है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, अर्थात इसमें केवल 4 नंबर सही है, अर्थात स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले दिए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, इनमें से कौन किनमें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। अब अगला प्रश्न है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद रखेंगे कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। कौन सा? कैमूर जिला। अब अगला प्रश्न है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। अब अगला प्रश्न है किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लाइन लड़ाई का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आइए मिलान करते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि कर्ण स्वर्ण वर्तमान में कहाँ है? तो यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। यहीं प्राग ज्योतिष कहाँ है? तो याद रखेंगे प्राग ज्योतिष जो है असम में है, गिरनार गुजरात में और प्रतिष्ठान यह महाराष्ट्र में है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गार्गी। कौन? गार्गी। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है जिसमें आपको दिया गया है घटना स्थल या स्थान और उससे संबंधित व्यक्ति। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आइए मिलान करते हैं। दिया गया है चोल गंगम झील, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। वहीं धर्म महामात्र की नियुक्ति यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको अशोक से संबंधित है। वहीं प्रयाग की सभा यह हर्षवर्धन से और सुदर्शन झील यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे भारत में जो योजना का मुख्य उद्देश्य है वह विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना का नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
वित्तीय योजना। अब अगला प्रश्न है, रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। अब अगला प्रश्न है, रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मृदंगम। किससे? मृदंगम से। अब अगला प्रश्न है, रंगनाजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे रंगराजन समिति जो है यह गरीबी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटना घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उसे क्षोभमंडल के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? तो याद रखेंगे यह जो है मुख्य रूप से मिजोरम का त्योहार है। किस राज्य का? मिजोरम। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन का प्रावधान करते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज ने। किस समाज ने? ब्रह्म समाज ने, सॉरी आर्य समाज ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्य समाज। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कथन और कान दिया गया है, तो आइए पढ़ते हैं दोनों को। अभिकथन ए में बताया गया है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा के निर्माण करवाया। वहीं कारण आर में आपको बताया गया है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। तो इनमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो याद रखेंगे इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर है भांगड़ा जो है यह पंजाब की लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किया गया? तो याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सरकार के द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी की झील है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांभर झील जो है यह खारे पानी का झील है। अगला प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थित है। कहाँ? भिंड में। अगला प्रश्न है, शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल एक सही नहीं है, अर्थात माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है बल्कि यह नेपाल में है, जबकि मकालू यह नेपाल में है। अब अगला प्रश्न है, कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली तथा अजमेर। ये दोनों शहर जो हैं चौहानों के नियंत्रण में थे। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाती है? तो इसका सही उत्तर है 66 डिग्री। कितना? 66 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है आर्टिक वृत्त जो है यह यूरोप से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। कौन सी? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जनवरी 2015 में। कब किया गया था? जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है असम में। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला प्रश्न है डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक हैं इंदर मल्होत्रा। कौन है? इंदर मल्होत्रा। अगला प्रश्न है गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 25%। अगला प्रश्न है जुड़वा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भू मध्यरेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है रोजबी के कारण से। अगला प्रश्न है कल्हन द्वारा संस्कृत में रचित कृति राजतरंगिणी खालिस्तान के राजाओं की जीवनी व्याख्या करती है। किन राजाओं के जीवनी? तो इसका सही उत्तर है कश्मीर के राजाओं की जीवनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो याद रखेंगे सरकार का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को उनकी सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सभी क्रम में ही है। अर्थात सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और सबसे लास्ट में कण्व वंश। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको कथन और कारण दिए गए हैं, तो आइए कथन और कारण दोनों को पढ़ते हैं। कथन ए में आपको बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है और कारण आर बताया गया है कि उन्होंने भारत को यूनानियों के शासन से और धनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्त कराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही होगा। अर्थात उसने जब प्रणाली की शुरुआत की, भूमि माप के लिए सिकंदर राज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, उसने चांदी के रुपया का प्रचलन आरंभ करवाया और किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ लेंगे और इसका मिलान करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी जो हैं मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के। अब अगला प्रश्न है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, वहीं कारण आर में बताया गया है कि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है और यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सभी कथन सही हैं। तो आइए सभी कथन को बारी बारी से पढ़ते हैं। राज्य के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। मानसून का आगमन सामान्यतः जून के मध्य में होता है, यह बिल्कुल भी सही है। शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण से होती है, यह भी सही है। और राज्य का सबसे गर्म स्थान गया है, तो ये सभी कथन सही हैं, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी अर्थात सोमेश्वर श्रेणी यह कहाँ है? तो यह पश्चिम चंपारण में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो यह गया में है। खड़गपुर की पहाड़ी आपको मुंगेर में और कैमूर का पठार आपको कैमूर में है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दलदली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी? दलदली मिट्टी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो आइए तीनों कथन को पढ़ते हैं। पहले कथन में बताया गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा कथन में बताया गया है कि नगर निगमों की स्थापना उन शहरों में की जाती है जिसकी जनसंख्या अधिक हो। और तीसरा में बताया गया है कि ग्राम कचहरी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामलों की सुनवाई कर सकती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1968 में। कब? 1968 में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बिहार बंगाल से अलग हुआ था। कब? 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो याद रखेंगे 1936 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3 सही है। तो आइए दोनों कथन को सही कथन को पढ़ते हैं ताकि हमें सही उत्तर याद रहे। दूसरा कथन में बताया गया है कि बिहार मक्का और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। और तीसरा कथन में बताया गया है कि औद्योगिक दृष्टि से बरौनी तेल शोधक कारखाना और उर्वरक संयंत्र महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा बिहार में जो जीविका है उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। और आज का आखिरी प्रश्न है कि पटना कलम चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सभी कथन सही है। तो आइए सभी सही कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन में बताया गया कि यह शैली मुख्य रूप से मुगल और स्थानीय शैलियों के मिश्रण से विकसित है। वहीं दूसरा कथन में बताया गया है कि इसके चित्रकार मुख्य रूप से कागज और कभी कभी हाथी दांत पर चित्र बनाते थे। तीसरा कथन, इस शैली के चित्रों में आम जनजीवन, त्योहारों और व्यवसायों का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। और कथन 4 में बताया गया है कि सेवक राम और हुलास लाल इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में से थे। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।